नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप अजीज एनसीआर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। हमारे रेडियो टीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पूजा खंडूरी और इस कार्यक्रम में आपको हम खबर दिखाएंगे एक गजब कॉम्बिनेशन के साथ, और जहां पर आपको खबर दिखाई भी जाएगी और साथ ही बताई भी जाएगी। टीवी और रेडियो का एक गजब कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। खबर आपके मतलब की होगी तो कान खोलकर दिल लगा लीजिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए तो बसंत, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम और सबसे पहले गुड न्यूज अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर अब डेंजर लेवल से नीचे आ गया है। खतरे के निशान के नीचे अब ये जल स्तर पहुंच चुका है और यमुना का जल स्तर 205.22 फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है और डेंजर लेवल होता है 205.33। बिल्कुल। अब बात अगर करें पूजा, क्योंकि अब यमुना नदी खतरे के निशान के नीचे आ चुकी है, बेहद सारे सैकड़ों लोगों की जो चिंता है वो खत्म हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर 6 दिन बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आ चुका है और 1 सितंबर को यह खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा था। जलस्तर कम होने से लोगों के लिए एक राहत की खबर भी है और रिहायशी इलाकों से अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। और साथ ही बात करें प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए अभी लोहे के पुल को बंद ही रखा गया है और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी कम छोड़े जाने की वजह से जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को सावधानियां नहीं छोड़नी चाहिए। अभी फिलहाल बात अगर की जाए तो यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार हथनीकुंड बैराज से पानी औसतन 40,000 क्यूसेक पानी प्रति घंटे छोड़ा जा रहा है। पूजा बिल्कुल, और वहां से पानी छोड़ा जा रहा है और कैलकुलेट करके अब छोड़ा जा रहा है ताकि जो दिल्ली के हिस्से से गुजरती हुई यमुना जाती है वहां पर जलस्तर फिर से न बढ़ जाए कहीं। और वैसे भी मानसूनी सीजन अब खत्म ही होने वाला है, एकदम अपने लास्ट स्टेज पर है और कई सारे रीजंस थे। वैसे बड़ा था वो केवल हथनीकुंड बैराज एक रीजन नहीं था और भी कई तरह के रीजंस थे। तो ऐसे में देखिए अब यमुना का जो जलस्तर है वो कम हो गया है और ये गुड न्यूज हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये गुड न्यूज उनके लिए है जो यमुना किनारे रहते थे, जो लो लाइन एरियाज में रहते थे, जैसे कि वो जो यमुना खादर वाला इलाका, यमुना बाजार वाला इलाका, मॉनेस्ट्री में आपने देखा होगा कैसे पानी भर गया, वजीराबाद, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लोगों को अपनी आजीविका छोड़नी पड़ी, उनकी दुकानें बंद उनको करनी पड़ी और वहां से जाना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने उनको इवैक्यूएट करके बिल्कुल राहत शिविर में रखा था, कैंप्स में उनको रखा गया था, वहां पे उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब बात वही है ना कि आप अपना एक रेगुलर शेड्यूल अगर छोड़ देते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना तो फिर करना ही पड़ता है। ऑब्वियस बात है पूजा। और आज सुबह इसी को लेकर एक आर्टिकल में जब रीड आउट कर रहा था तो उसमें मतलब बहुत अच्छे से बताया गया था कि अब जब यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रशासन की तरफ से कंडीशन पर कितनी नजर और कितना एफर्ट्स अब दिखता है। क्योंकि अब जब लोग अपने घरों में वापस आएंगे तो उन्हें कमजोर दीवारें मिलेंगी और साथ ही साथ पूरी व्यवस्था जो है वो चरमराई मिलेगी। अपने घर को रेनोवेट करने की एक अलग से जिम्मेदारी उन पर होगी। और होता यह भी है ना पूजा कि जब हम अपना घर छोड़ के जाते हैं किसी आपदा की वजह से, तो कहीं ना कहीं हमें एक फिजिकल स्ट्रेस तो मिलता है, साथ ही एक मेंटल स्ट्रेस भी हमारी मेमोरी पर क्रिएट हो जाता है कि जब हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, किस तरीके से हमें विस्थापित होना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, बड़ी मुश्किलों के साथ गुजर बसर कैसे करना पड़ा, है ना। ये तमाम चीजें होती हैं जो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती हैं हमारी मेमोरी पर भी और फिजिकल और मेंटल कंडीशन पर भी। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को अभी एफर्ट्स छोड़ने नहीं चाहिए। अच्छी बात है कि यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अब यमुना के घटते हुए जलस्तर के बाद जब लोग अपने घरों में वापसी करेंगे, जिन घरों की पहली मंजिल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी, मुझे लगता है प्रशासन को उन घरों को ठीक से रेनोवेट करने में लोगों की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए अब, क्योंकि वो वापस पहुंचने वाले हैं। अब उनको एक वो फिर से बसाने वाली सिचुएशन जो है वो वापस आने वाली है। अपना सब कुछ छोड़ के लोग वहां से चले गए थे और अब वो वहां से वापस वहां पर आएंगे तो जैसा आपने बताया कि उनको घरों में दिक्कत होगी, अब जो घर होंगे उनके उसमें दरारें मिलेंगी, कमजोर उसकी नींव हो गई होगी। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है कि हर साल ये क्या इससे बचा नहीं जा सकता है या फिर इसको लेकर और काम नहीं किए जा सकते हैं जिस वजह से ऐसी स्थिति से बचा जा सके। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो प्रभावित हो रहे हैं उनका कोई कसूर है नहीं उसमें। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने यमुना किनारे अवैध निर्माण किया भी है
तो फिर अवैध निर्माण जब हो रहा था तब थोड़ी ज्यादा एक्टिवनेस होनी चाहिए थी, उस अवैध निर्माण को रोकना चाहिए था कि अगर आपको ये लगता है कि इस स्थिति का कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये तो ऐसा हो गई। हाँ, और इस एरिया में कभी भी ऐसी आपदा बन सकती है। बिल्कुल। तो उस वे में आपको जो अवैध निर्माण होता है उसको टाइम टू टाइम रोकना चाहिए था, उसको बनने नहीं देना चाहिए था। एक बार क्या होता है ना, जब आपने अपना घर बना लिया है, बनने में बहुत खर्चा आता है, ऑब्वियस बात है। फिर उसके बाद जिंदगी में एक ही बार इंसान अपना घर बना पाता है। उसके बाद अगर आप प्रशासन ये बोलेगा कि ये तो अवैध है जी, इसको तोड़ो और इसको हटाओ यहाँ से, तो वो ज्यादा चोट करता है। बिल्कुल, ये तो बात है, बिल्कुल ठीक है पूजा, आपकी बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है। लेकिन यहाँ पर ना एक जिम्मेदारी उन लोगों की भी बन जाती है जो कि ऐसी ऐसी जगह पर प्लॉट ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, इतना सस्ता उतना सस्ता अगर वहां पे मिल रहा है, लेकिन उस सस्ते का फायदा क्या है कि आपको वो घर छोड़ना पड़े या फिर प्रशासन बुलडोजर लेकर आकर खड़ा हो जाए कि जी अब हट जाइए, ये जो मकान है आपका अवैध है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले देख लेना चाहिए कि वहां पर प्राकृतिक आपदा की कितनी संभावना है, कहीं यमुना के इतने पास आप सस्ते के चक्कर में तो घर नहीं ले रहे। और बिल्डर्स बहुत चीटिंग करते हैं इस मामले को लेकर कि जी आपको इस इलाके में हम इतना सस्ता प्लॉट दिलवा देंगे, है ना, ये बात देखने को मिलती है ऑन द ग्राउंड। लेकिन जब यमुना में इस तरीके से पानी आ जाता है उसके बाद उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनका घर कमजोर होता है और कहीं तो मकान तक ढह जाते हैं पूजा। लेकिन अब दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर यही है कि अब यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है और इसी के साथ अब दिल्ली वालों की जो एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सर पर आन खड़ी हुई थी वो भी अब घटती जा रही है। हालांकि दिल्ली को प्रभावित तो किया यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर ने, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन के जो एफर्ट्स हैं वो तब तक रुकने नहीं चाहिए जब तक लोगों की आम दिनचर्या शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि जब यमुना एक बार आके जाती है तो उसके बाद घरों में बेहद ज्यादा नुकसान होता है, दीवारें कमजोर हो जाती हैं, एक फिजिकल और मेंटल स्कार भी देने का काम करते हैं इस तरीके के इंसिडेंट। क्योंकि पूजा हम अगर खुद को लेकर इस बात को कंपेयर करें तो अगर हमें अपना घर छोड़ना पड़े ऐसी आपदा के चलते, उसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद हम वापस जा रहे हैं अपने घरों में और हमें पता लगता है कि हमारा सामान खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल कंडीशन पर असर उसका जरूर पड़ता है कि लोगों का नुकसान इतना, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं है और ऊपर से उन्हें अपने घर पर भी ध्यान देना है, अपने घर पर वापसी लौटने करने के बाद उन्हें इस चीज का भी ध्यान देना है कि घर अब कमजोर हो चुका है, किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है और बीमारियों का खतरा और ज्यादा सीलन बढ़ जाती है, तमाम कंडीशंस होती हैं पूजा। बिल्कुल, कंडीशंस ऐसी डेवलप हो जाती है और दूसरी तरफ देखिए ना, जो फसलें होती हैं वो भी कितनी ज्यादा खराब हो जाती है बाढ़ के पानी की वजह से, जब खेत पूरा पानी से भर जाता है। और ये केवल हमने दिल्ली में नहीं, ये हमने हरियाणा में भी देखा है ना, जो तस्वीरें सामने आई है, ग्रेटर नोएडा में भी ये तस्वीरें हमने देखी है। जो किसान है वो कितना ज्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि उन किसानों ने तो अपना काम किया, उन्होंने अपनी किसानी की और उनको बारिश के मौसम में एक तरीके से प्रकृति से भी ये धोखा ही मिला कि उनकी मेहनत पे पानी फिर गया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब उसके लिए प्रशासन ने, सरकार ने बिल्कुल ऐलान किया है, घोषणाएं की है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वो ऑन ग्राउंड भी हो उतनी सटीकता से, मतलब जैसा आप निर्देश दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सरकार की मंशा होती है मदद करने की, लेकिन अब वो प्रशासन से होते हुए सारे काम होते हैं, बट वो ऑन ग्राउंड कितना इंप्लीमेंट हो पा रहा है, कितनी जल्दी इंप्लीमेंट हो पा रहा है। अब देखिए, किसी को जरूरत आज है, आप उसकी मदद 1 महीने बाद कर रहे हैं, तो उस मदद का कोई फायदा नहीं है। वैसे बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पूजा होता ही है ना कि जब किसी किसान की फसल खराब होती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसानी कर रहा हूँ, मेरी फसल मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। अब और ये कहा जाता है कि किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है। बिल्कुल। और उस पर कोई प्राकृतिक आपदा आकर इस तरह से पानी फेर जाए तो मेरी तो आखिरी आस मेरी सरकार है और मेरा प्रशासन है कि जो मुझे मुआवजा देगा या फिर जिस पर मैं आश्रित रहूंगा, क्योंकि मेरी इनकम तो खत्म हो गई ना। बिल्कुल। तो अब ऐसे में सरकार से ये उम्मीदें जो किसानों की हैं वो ऐसे समय पे और भी बढ़ जाती है। अब सरकार हालांकि अच्छा कर रही है, लेकिन डिलीवर ऑन द ग्राउंड कितना हो पा रहा है, जितना सरकार चाहती है क्या उतना ऑन द ग्राउंड डिलीवर हो रहा है, इस पर भी एक नजर सरकार को रखनी चाहिए। तो ये तो खबर हमने यमुना के बढ़ते वाटर लेवल को दर्शकों को बताई कि यमुना का वाटर लेवल अब जो लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ रहा था, अब वो लेवल में आता जा रहा है, अब खतरे के निशान से नीचे आ चुका है, अब 205.22 के आसपास है। खतरे का निशान 205.33 है, लेकिन अब खतरे के निशान से नीचे है, तो आपकी जो टेंशन है वो कम हो रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एफर्ट्स रुकने नहीं चाहिए, हम यही चाहते हैं। अब राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर जो आज ये रहेगी कि आज जो है दिल्ली में वकीलों की हड़ताल फिर से
शुरू हो रही है। जी हाँ, और इसके तमाम जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशन की समन्वय समितियों ने पूरी तरह से साफ कर दिया, वकीलों की होने वाली हड़ताल को न तो टाला जाएगा और न ही वापस लिया जाएगा। ये हड़ताल पुलिस की तरफ से थानों से ही ऑनलाइन माध्यम से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने के मुद्दे को लेकर हो रही है। तो सभी जिला अदालतों की समन्वय समिति ने बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया है कि उनका आंदोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को गवाही साक्ष्य के लिए अदालतों में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और पूजा, अब खबर ये भी है कि यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी कि BCI और BCD की समन्वय समिति की जो मीटिंग थी, इन दोनों की मीटिंग थी, इसमें ये कहा गया था कि जो बार एसोसिएशन जो वकील हड़ताल कर रहे हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल हो और कुछ रास्ता निकाला जाए। तो वकीलों ने कहा कि अब जो हम हड़ताल कर रहे हैं कि हमारी भाई सीधी सी मांग ये है कि जो ये उपराज्यपाल VK सक्सेना साहब है उनकी तरफ से एक वो आई नोटिफिकेशन आई कि पुलिस अब शारीरिक रूप से प्रस्तुत नहीं होगी और ऑनलाइन माध्यम से सबूत जो हैं वो प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाहते। और वकीलों का एक और कहना पूछा, वकील ये कह रहे हैं कि इसमें कोई हमारा निजी हित नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई निजी हित हमारा नहीं है। भाई हमें क्या दिक्कत है, अगर कोई पुलिस वाला अगर पुलिस थाने से साक्ष्य प्रस्तुत कर दे तो उसमें हमें क्या दिक्कत है, लेकिन न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रही है, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि न्याय व्यवस्था पर इसका असर न पड़े। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये किसी भी केस को प्रभावित कर सकता है। आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल प्रभावित कर सकता है। फिर उनका कहना ये भी है ना, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कई बार, उनका कहना ये भी है कि जो पुलिसकर्मी या कोई अधिकारी अगर उसे रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करके शायद अपनी स्टेटमेंट देनी होगी आगे, तो वो कितने निष्पक्ष तरीके से उसे रिकॉर्ड कर रहा है या फिर उस पर कोई दबाव है या दबाव नहीं है, इस बात का अंदाजा आप एक वीडियो को देखकर नहीं लगा सकते हैं। जब आप सामने होते हैं फेस टू फेस, तब आप इंसान के एक्सप्रेशंस, इंसान के जेस्चर और उसके हाव भाव से अंदाजा लगा पाते हैं कि अगला इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वकीलों का काम ये होता है कि सच निकालना बाहर। बिल्कुल। तो ऐसे में जब वीडियो सामने आएगी, कोई वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी दे देगा, तो वो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई अगर इंसान, कोई पुलिसकर्मी अगर रिकॉर्ड करके अपना कुछ भेज दे, बयान भेज दे या फिर कोई सबूत ऑनलाइन माध्यम से पेश किया जाए, क्योंकि जब इस तरीके की गवाही जब अदालतों में होती है तो हम देखते हैं कि जज खुद चेक करते हैं सबूतों को भी, और बयान को पर्सनली मॉनिटर जज की तरफ से किया जाता है। वो तो खैर अभी भी किया जाएगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर एक फर्क मुझे लगता है कि ये भी है कि जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ पर कोई ना कोई अननेसेसरी दबाव उन पर हो सकता है। बिल्कुल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर उनकी ऑनलाइन टेस्टमनी होगी यानी कि गवाही अगर होगी तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा दबाव उन पर हो सकता है जो पूरे केस को प्रभावित कर जाए, या फिर जो सबूत वो पेश कर रहे हैं वो जज इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में तथ्य तो है कि अब जो पुलिसकर्मी हैं वो शारीरिक रूप से प्रस्तुत हों, अपनी अब जो प्रेजेंस है वो अदालत में रखें और उसके बाद कोई गवाही दें, कोई सबूत प्रस्तुत करें, क्योंकि ये किसी भी केस में बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। और जो ये निर्णय लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है अब थानों से ही गवाही दे पाएंगे ताकि समय बचे उनका, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी मंशा तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में उस समय सोचा नहीं गया था कि हो सकता है कि ये न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर जाए। तो वकीलों ने अब ये जो मांग है वो की है कि अब ऑफलाइन माध्यम से ही पेशी होनी चाहिए और ऑफलाइन माध्यम से ही जो गवाही और सबूत पेश किए जाने चाहिए पूजा। और मुझे लगता है कि इस बात में तथ्य तो है। बिल्कुल, और इसी वजह से जो तमाम अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया भी जा रहा है, आज भी वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और लेकिन इससे असर ये पड़ रहा है कि कोर्ट का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। अल्टीमेटली परेशान तो आम इंसान हो रहा है, क्योंकि अगर जज है, जिनका केस है वो है, जिन्होंने केस लड़ना है या जिन्होंने पेश करना है कोर्ट के अंदर, अगर वही नहीं होंगे तो काम होगा कैसे? तो इस वजह से चाहे फैसला इस पर कुछ भी लिया जाए,
लेकिन वो जल्द से जल्द होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी होता है ताकि इससे बाकी लोगों पर असर ना पड़े। बिल्कुल, और केवल केसेस ही नहीं, अदर लीगल वर्क्स जो चलते हैं अदालतों में वो भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि कभी कभी किसी चीज को लेकर, किसी मामले को लेकर कोई लीगल एडवाइस लेने के लिए वकीलों के पास पहुंचता है, उनके चैम्बर में जाते हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं, तो वो भी चीज नहीं हो पा रही है। कोई लीगल एडवाइस अगर किसी वकील से लेना चाहे तो वो पता लगता है कि वो हड़ताल पर है जी। और पिछले कुछ समय में तो मैंने ऐसे ऐसे खबरें भी देखी, जब ऐसे ऐसे केस भी देखे कि जज मौजूद है, याचिकाकर्ता मौजूद है, जिसे पेश होना है वो मौजूद है, लेकिन अधिवक्ता मौजूद नहीं है, तो उसमें आखिर होगा क्या? और वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी हमारे भारत देश में तो ये है कि अदालतें कम हैं और केसेस जितने ज्यादा होते हैं, पूरा एक वर्कलोड, इतना इंटेंस वर्कलोड होता है, जजेस की कमी है और वकीलों की कमी भी है, तो कहीं ना कहीं जजेस पर एक अननेसेसरी प्रेशर भी रहता है, क्योंकि केसेस बहुत सारे होते हैं। और यही तो कारण होता है कि आज कोई केस हो जाए वो 5 साल तक चल रहा है जी, 1 दशक तक चल रहा है, 15 साल तक चल रहा है, लंबी लंबी तारीखें पड़ती है। और उस वो तारीख आने के बाद अगर वहां पर लॉयर ही नहीं है, एडवोकेट ही नहीं है, तो फिर वो आगे की और तारीख पड़ जाएगी। ओवरऑल मुझे तो ये समझ में आता है इसमें कि इससे जब कामकाज प्रभावित होता है तो परेशान जो होता है वो आम इंसान होता है। और आम इंसान अगर परेशान हो रहा है तो हमें फिर उस पर बोलना जरूरी है। तो ये तो बात थी कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से बार एसोसिएशन की हड़ताल चल रही है और जो वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है उससे आम लोग भी किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो अब राजधानी दिल्ली पर इस बार भी मॉनसून की खूब मार पड़ती हुई नजर आई है। अब ऐसे में बात अगर करें, मॉनसून मेहरबान भी नजर आया। अब मेहरबान कह लें या फिर मार कह लें, क्योंकि मुझे तो लगता है पूजा की मॉनसून जब राजधानी दिल्ली पर मेहरबान हो जाता है तो वो एक मार से कम नहीं है। मुझे लगता है अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता है यहाँ का तो वो मेहरबानी ही होती है। हाँ, ये तो बात है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। बिल्कुल। तो मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है और ये संभावना अब कितनी सटीक साबित होती है, क्योंकि अभी मैं ऑफिस आया हूं तो धूप निकली हुई है। हालांकि हमें नोएडा में फिलहाल, लेकिन दिल्ली कुछ ज्यादा दूर यहाँ से है नहीं, बिल्कुल सटी हुई दिल्ली है और हम भी सटे हुए इलाके में इस समय अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और बीते दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान जो था वो 34.4 था, यानी कि आज हल्का सा कम, न्यूनतम तापमान 25 के आसपास आज रहेगा। पूजा, पिछले कुछ समय में बारिश कितनी देखने को मिली? बारिश ठीक ठाक हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली की जो पब्लिक है वो ज्यादा परेशान हुई है। वो ज्यादा परेशान हुई है वाटर लॉगिंग से। तो बारिश के चलते ही तो वाटर, जब वो हाँ बिल्कुल, बारिश की वजह से ही वाटर लॉगिंग हुई है। लेकिन मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि बारिश ज्यादा होना दिक्कत नहीं है, मॉनसूनी सीजन है और इस मॉनसूनी सीजन में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? लोग उसका इंतजार भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहते हैं। तो वो उम्मीद ये जताते हैं कि अच्छी खासी बारिश हो, चाहे दिन भर बारिश होती रहे, लेकिन जहां उन्हें ये दिख जाता है कि थोड़ी सी बारिश ने वाटर लॉगिंग कर दिया और जल जमाव हो गया है, वहां फिर उनको ये लगने लग जाता है कि हम गर्मी झेल लेंगे लेकिन नहीं हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक और जो अहम बात, हास्यास्पद बात मैंने नोटिस की है कि जब मानसून सीजन आता है ना पूजा, तो लोग बड़े खुश होते हैं, राजधानी दिल्ली में बड़े खुश होते हैं लोग कि भाई बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। उस समय लोग ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि यार जल भराव भी होगा। उस समय लोगों के मन में ये बात नहीं होती कि जल भराव के चलते मुसीबत भी होगी। तो बड़ी बेसब्री के साथ मानसून का इंतजार किया जाता है। आधे घंटे बाद उन्हें याद आता है कि हाँ भाई, ये समस्या भी तो हर साल होती है और पानी भर गया। लेकिन हमें इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि ये समस्या होती है और आगे भी होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक ये डिजर्व नहीं करती है। हाँ, ये तो दिल्ली की पब्लिक ये डिजर्व करती है कि बारिश अच्छी खासी हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उस पानी की भी निकासी समय से हो और प्रशासन को इसके लिए बहुत एक्टिव रहना चाहिए। मॉनसून एक्शन प्लान जो आप बना रहे हैं वो भैया ब्रिटिश कालीन ड्रेनेज सिस्टम वो है, तो आप उसके लिए मॉनसून एक्शन प्लान बनाओ, आप उसके हिसाब से बनाओ ताकि लोग पानी जो भर रहा है उससे परेशान ना हो। लेकिन लोग परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घुटनों तक पानी, कमर तक पानी। तो अब ऐसे में कई लोग तो तैरते तक नजर आए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे क्षेत्र मैंने देखे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियां नाव में बैठ के चलते हुए नजर आए और आतिशी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दिल्ली में वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो चुके हैं। जब पानी भरा तो वाटर स्पोर्ट्स की बात उन्होंने कही। हालांकि वो ये भूल गए कि 10 साल भी ये वाटर स्पोर्ट चल ही रहा था। हाँ, पिछले 10 सालों से भी वाटर स्पोर्ट्स चल ही रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जब बारिश होती है पूजा, तो इंजॉयमेंट का एक टाइम इतना नहीं मिल पाता दिल्ली वालों को, क्योंकि
बारिश को लोग एंजॉय करते हैं, चाय कॉफी के साथ, पकौड़ों के साथ बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन दिल्ली वाले ऐसा नहीं करते। दिल्ली वाले बस ये देखते हैं कि वो पानी कितना चढ़ा है, कितना उतरा है, कितने में जा सकते हैं, घुटनों तक है, चलो ठीक है चले जाए। और ये बड़ा नॉर्मल हो चुका है। अगर आपके घुटनों से थोड़ा सा नीचे होगा पानी तो वो लोग उसको अब नॉर्मल समझने लगते हैं। हाँ। कि चलिए ठीक है, ज्यादा पानी नहीं है, चलिए चलते हैं, निकल चलते हैं, मार्केट चलते हैं, कुछ करते हैं, कमर तो बच गई, कमर तो बची है कम से कम, चलिए निकल चलते हैं। तो ये चीज जो है वो देखने को मिलती है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि घुटनों से हल्का सा नीचे पानी हो, लोग उसको नॉर्मल समझ के बाहर चलने लगे, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा प्रश्न तो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था यहाँ पर की जाती है उस पर भी उठता है। और हालांकि ये कहते जरूर नजर आए प्रवेश शर्मा कि राजधानी दिल्ली नहीं डूबी है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र तो जरूर रहे इस मानसून में। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर पंपिंग हो रही थी कंटिन्यूअसली। हाँ। लेकिन वो बड़े एरियाज थे, वो रिहायशी इलाके थे जहां पर पंपिंग हो रही थी। जो छोटे छोटे एरियाज है ना, वहां नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। जैसे संगम विहार जैसा एरिया जो है, संगम विहार हो गया, मदनगिरी हो गया, जो जहां पर पतली पतली गलियां होती है, वहां पर पानी इतना ज्यादा भर जाता है और वहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स जाता है। मैंने हर साल ये तस्वीरें देखी है और मैं हर साल ये सोचती हूँ, हर साल लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती है वहां पे, क्योंकि किसी की इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, क्योंकि मैं देख रहा था अभी जब बरसाती सीजन था, मेरा एक बार हरियाणा से दिल्ली की तरफ आना हुआ, तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी वो बंद पड़ गई थी। तो मैंने बात की कि भैया आप कैसे परेशान हो रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, तो फिर वो कहते कि ली तो थी ये सोच के कि पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बच भी रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई कंडीशन इसमें हो जाएगी। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब क्या सोचा फिर आपने? कहते ये तो धक्के मार के भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये बात उन्होंने कही। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अपने फायदे भी हैं और कहीं ना कहीं अपने नुकसान भी हैं, तो मुझे लगता है इस पर जरूर काम होना चाहिए। बिल्कुल। बात यहाँ पर पेट्रोल डीजल की अब कर लेते हैं। ये तो हमने बताया कि अब किस तरीके से वाटर लॉगिंग और मानसून की कंडीशन राजधानी दिल्ली में, मौसम के अपडेट्स हमने आपको दी, पेट्रोल डीजल के अपडेट्स आपको हम दे देते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजते ही जो दिल्ली का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो निकल पड़ता है। और आज तो मंडे भी है, ट्रैफिक जाम की कंडीशन भी पेट्रोल भरवाने से पहले लोगों को देखने को मिलेगी। पूजा, कभी आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिली है कि आपको आपकी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल कम है और उस समय आपको एक ऐसा जाम मिल जाए कि भाई आधे से 1 घंटा मुझे जाम से निकलना नहीं होगा और पेट्रोल बिल्कुल पॉइंट पर आकर खड़ा है, तो भाई करे तो करे क्या? उस समय एक अलग ही डर बना रहता है कि बहुत डर बना रहता है, बहुत डर बना रहता है। और सबसे बड़ा डर ये होता है कि अब इस गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं जाम में फंसी हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा जरूर हुआ है कि पेट्रोल बहुत कम था उसमें, मुझे पता था कि पेट्रोल कम है, लेकिन मैंने कुछ सोचा था कि मैं बाद में भरवा लूंगी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया और मुझे कहीं और जाना पड़ गया। और फिर उसके बाद वो हार्डली, यू वोंट बिलीव कि शायद उसमें वो 20 किलोमीटर ही और चल सकती थी बस। क्योंकि मेरी गाड़ी में वो दिखाता है कि 20 किलोमीटर चलेगी उसके बाद बंद हो जाएगी, तो वो 20 किलोमीटर और चल सकती थी। और बारिश का टाइम था और मुझे पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा था कहीं। ले दे के मैं पेट्रोल पंप पर पहुंची, 5-10 मिनट बाद वहां लाइट चली गई। बोली मैडम पेट्रोल नहीं भर सकता है, महंगाई में आटा गिला हो गया। तो वहां मुझे पेट्रोल नहीं मिला और बहुत कम पेट्रोल था। धुक के अंदर की ये बज रही थी कि अब धक्का मारना पड़ेगा, अब धक्का मारना पड़ेगा। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे जाके मुझे पेट्रोल पंप मिला, तो फिर मुझे थोड़ी सी राहत की सांस आई। लेकिन बहुत टेंस सिचुएशन होती है वो। उस समय तो ये होता है कि पेट्रोल अगर 100 रुपए में मिल जाए चलो ठीक है, भरवा। उस दिन तो मैं 200 रुपए का भी भरवा देती, लेकिन मुझे थोड़ा पेट्रोल मिल जाता है पेट्रोल, क्योंकि इस कंडीशन से हम निकल चुके होते हैं कि वो कंडीशन हमें 200-500 रुपए आफत ना ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि तो ये कम लगती है। बिल्कुल। जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बात अगर की जाए तो 103.50 प्रति लीटर 100 पार कर चुका पेट्रोल, और डीजल की कीमतें जो हैं वो 90 रुपए पर आ चुकी हैं। सीएनजी 76.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं अब बढ़ रही हैं, लोगों को एक जो आस थी वो मुझे नहीं लगता पूजा कि अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। काफी बढ़ गई है। अभी हम रोज ही ये शो कर रहे हैं, रोज ही पेट्रोल डीजल के दाम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। इसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है मुझे जितने दाम बढ़ गए हैं। एक बार मेरे साथ भी कंडीशन ऐसी हुई थी पूजा कि यहाँ पर हम जाम में फंसे हुए थे और बिल्कुल 2 पॉइंट उस समय शो हो रहे थे गाड़ी में पेट्रोल की। 2 पॉइंट के बाद जो है वो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, और जाम इतना ज्यादा, जहां तक नजर जा रही थी वहां तक केवल जाम ही जाम। इतने में वो 1 पॉइंट और कम हो गया और उस समय लास्ट पॉइंट पर गाड़ी खड़ी हुई है और जाम इतना ज्यादा है। अब करे तो बंदा करे क्या? या तो फिर ये सोचे कि भाई थोड़ी देर साइड में लगा लेते हैं, जब जाम खुलेगा फिर उसके बाद चलेगा। फिर उस समय भगवान याद आते हैं कि भगवान बस थोड़ा और चल जाए। और उस समय ये भी होता है ना कि अगर धक्का मारना पड़ा तो साथ
साथ में कोई है भी नहीं गाड़ी में धक्का मारने के लिए भी। नहीं मार पाते। 3 से 4 बंदे हो, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा धक्का मार के ले जाएंगे भाई, लेकिन उस समय अकेला बंदा गाड़ी में हो तो भाई। मेरे साथ ना, आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे एक और बात याद आई। मैं 2 व्हीलर चला रही थी, स्कूटी चला रही थी, और तब नई नई सीखी थी, अंदाजा भी नहीं था इतना कि पेट्रोल का भी ध्यान रखना होता है। पापा ने तो केवल स्कूटी चलानी सिखाई थी। तो फिर हुआ क्या, हम स्कूटी लेके निकली मैं, और वो बीच में बंद हो गई। अब मुझे अंदाजा भी नहीं लगा ये बंद हुई क्यों है। बाद में थोड़ा चेक वेक किया तो पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया इसके अंदर का। फिर मैं खींच के ले गई उसे। अब फिर क्योंकि मैं लड़की हूँ और मुझे हेल्प करने के लिए एक भैया आ गए। एक का हेल्प करने के लिए आए, तो उन्होंने फिर मेरी स्कूटी पे पैर लगाया और वो मुझे आगे तक छोड़ के। चलिए ठीक है, हम तो बस यही चाहेंगे कि आपके साथ ऐसी कंडीशन ना हो। पेट्रोल भले ही महंगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने व्हीकल में न डलवाएं, क्योंकि पानी से तो व्हीकल चलेगा नहीं। सोने चांदी के दाम के बारे में जान लेते हैं, और क्योंकि अब आने वाले समय में त्योहारी सीजन है। जो सोने के दाम है वो है 1,06,338 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के हिसाब से। जो चांदी के दाम है वो 1,23,170 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। बहुत बढ़ चुके हैं दाम। ये देखकर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो पेट्रोल डीजल से भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और अभी तो वो सीजन आने वाला है जिसमें ये सारी चीजें खरीदनी होती है। हाँ, शादियों का सीजन आने वाला है कुछ टाइम बाद। हाँ, शादियों का सीजन आएगा, और दशहरा भी आएगा, धनतेरस भी आएगा। धनतेरस पर तो भाई साहब पीएम मोदी तो वैसे ही कह चुके हैं कि अब की बार धनतेरस जो है वो और ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो सोने चांदी के जो दाम है वो भी थोड़ा घट जाए, क्योंकि धनतेरस का त्योहार तो सोने चांदी की शॉपिंग के साथ ही सजता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालांकि हाल फिलहाल में अभी हमने अपने दर्शकों को जीएसटी को लेकर जानकारी दी थी कि वो बहुत बड़ी राहत है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम सामान यूज करते हैं उसमें जीएसटी कम हुआ है। मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और एक जीएसटी के माध्यम से लोगों को बड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बात अगर सोने चांदी की करें तो सोने चांदी के दाम अब पूरी तरह से ऑन द पीक इस समय नजर आ रहे हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि जब ज्वेलरी शॉप पर आप जाते हैं तो उस समय पूरा एस्टिमेट आप बिठा कर जाते हैं कट टू कट कि हाँ भाई इतना लेना इतना लेना इतना लेना है। और अब ऐसे में क्योंकि अब आने वाले समय में त्योहारी सीजन है, तो हम तो यही सोचेंगे कि हो सकता है कि आने वाले समय में सोने चांदी के जो दाम है वो घट जाए, ताकि एक राहत आपको भी हो, और अगर हमें ज्वेलरी शॉप पर जाना पड़े तो हमें भी हो। मुझे लगता है कि पूजा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि सोने चांदी के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि इतने भी पैसे ही नहीं है। तो अब देखते हैं अब क्या सोने चांदी की कीमत जो है वो आने वाले समय में घटती है या बढ़ती है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम आपको अपडेट करना है। तो चलिए फिलहाल समय की कमी, इसी के साथ साथ यहां पर इस कार्यक्रम की समाप्ति। नमस्कार।